हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 35 से आगे कवर करेंगे। सेक्शन 34 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 35 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। तो बेसिकली बात कर रहा है कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, सपोज फॉर एग्जांपल PQR, ये एक पार्टनरशिप फर्म है इनकी, और आर की जो है यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो अब आर जो है यहाँ पर पार्टनर नहीं है, तो आर की जो प्रॉपर्टी है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट की बात की जा रही है कि जो आर की जो प्रॉपर्टी है क्या वो लाइबल होगी। तो आपका बात करता है सेक्शन 35 कि जब तक यहां पर आर की डेथ नहीं हुई थी तब तक उसने जो भी किया होगा, जो भी एक्ट किए होंगे उसके लिए वो लाइबल होगा। बट जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद जो ये फर्म है PQ की, ये कुछ भी करती है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। राइट, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो फर्म है वो डिसॉल्व ना हुई हो बाय द डेथ ऑफ दैट पार्टनर, तो जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है डिजीज पार्टनर की, वो लायबल नहीं होगी कोई भी फर्म के एक्ट के लिए जो कि उसकी डेथ के बाद किया गया। उसकी डेथ के बाद अगर किया गया है तो उसके लिए लायबल नहीं होगी। बट उसकी डेथ के पहले जो भी किया गया है उसके लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मृत व्यक्ति जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी उन सारे एक्ट के लिए जो कि जब वो मरा नहीं था उस टाइम पे किए गए थे। राइट, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 36 की ओर। सेक्शन 36 बात करता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पीटिंग बिजनेस। तो बेसिकली हम एग्जांपल यही ले लेते हैं कि फर्म है PQR की, और मान के चलो जो आर है ये फर्म को छोड़कर जा रहा है। तो क्या आर सिमिलर बिजनेस कर सकता है? क्या आर सिमिलर बिजनेस कर सकता है जो ये फर्म पहले कर रही थी या नहीं, ये सवाल उठकर आया। तो सेक्शन 36 यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी देता है और बात करता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो कैरी कर सकता है बिजनेस कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। सपोज करो फर्म जो है शूज बना रही थी, ठीक है, फर्म शूज बना रही थी। अब ये भी बाहर जाके जो है आपका कोई एक नई फर्म चालू करता है और ये भी शूज बनाना शुरू कर देता है। तो क्या ये ऐसा कर सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। ठीक है, एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस, वो एडवर्टाइज भी कर सकता है अपने बिजनेस को। बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टरी ही मे नॉट, कॉन्ट्ररी ही मे नॉट, क्या नहीं कर सकता? ठीक है, पहला, अगर ये ऐसा कुछ करता भी है बट ये फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करेगा जैसे मानो कि ये इस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है PQR, क्योंकि अब वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है तो वो उस फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता फर्म के बिजनेस को कैरी करने में। तीसरा, solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। जो लोग जो PQR जो फर्म है उसके जो कुछ लोग होंगे जो उससे डील करते होंगे उस फर्म से, ठीक है, जो लोग इस फर्म से डील करते हैं ये उनको बेसिकली तोड़ेगा नहीं। तोड़ेगा इन द सेंस का मतलब है कि उनको बहला फुसलाकर अपने उसमें नहीं लेकर आएगा। ठीक है, सॉलिसिट नहीं करेगा उन लोगों को कि आप एक काम करो, आप मुझसे शूज खरीदो, मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट दूंगा, आप मुझसे शूज खरीदो तो मैं आपको ये फैसिलिटीज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से सॉलिसिट नहीं करेगा उनको जो कि डील कर रहे थे फर्म के साथ जब वो पार्टनर था। राइट, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि ये चीजें जो है ABC के अंदर ये वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो बाहर जा रहा है और कॉम्पिटिंग बिजनेस डाल रहा है, पहली चीज। दूसरा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है जहां पर हम किसी व्यक्ति को रोके कि तुम ये फलाना बिजनेस, सिमिलर बिजनेस जो हमारी फर्म का है वो नहीं कर सकते, या फिर ये इसको इतने समय तक नहीं कर सकते, या फिर इस लोकेशन के अंदर नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विथ हिज पार्टनर्स। एक पार्टनर जो है एग्रीमेंट में आ सकता है अपने पार्टनर्स के साथ कि अगर आप सीज हो जाओगे टू बी अ पार्टनर, अगर आप छोड़कर जाते हो या किसी भी कारण से आप सीज हो जाते हो इस फर्म के पार्टनर होना, तो आप सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करोगे जो फर्म करती है। हो सकता है कुछ समय के लिए, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। हो सकता है कुछ लिमिट की बात कर रहा है कि यहां इस एरिया में नहीं करोगे, विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, एंड नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 सच एग्रीमेंट शाल बी वैलिड। और ऐसे एग्रीमेंट को हम वैलिड मानेंगे। बस शर्त यह है कि जो रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि जो आर है वो शूज जो है 1 साल तक नहीं बेच सकता, ठीक है, रीजनेबल है।
आर जो है वो इस फलाना लोकेशन पर नहीं बेच सकता, ये भी ठीक है। बट अगर आप बोलो कि आर कभी नहीं बेच सकता, कंप्लीट या एब्सोल्यूट हम कहते हैं कि आप इसको बैन कर रहे हो कि आप उसको बेच ही नहीं कर सकते, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रेन कर दिया कंप्लीटली, तो क्या ये रीजनेबल है? आई डोंट थिंक सो, ये रीजनेबल नहीं लग रहा हमें, राइट? तो इस तरीके का रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। अब देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना, नॉट स्टैंडिंग कंटेन एनीथिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 27, तो बेसिकली सेक्शन 27 जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इस बारे में बात करता है। सेक्शन 27 बोलता है कि एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है ना वो वॉइड होते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कि जो एग्रीमेंट है इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी को आप रोकते हो कुछ काम करने से, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। बट वहीं पर वहां पर एक एक्सेप्शन दिया है, सेक्शन 27 में एक्सेप्शन दिया है गुडविल का, कि गुडविल के संबंध में आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी को रोक रहे हो या कुछ समय तक काम करने के लिए आप मना कर रहे हो, वैसा कर सकते हो। और वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि सिमिलर बिजनेस आप कुछ समय तक कुछ पर्टिकुलर लोकल लिमिट में आप वहां पर नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये ऐसा कर सकते हो, बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है। बस हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये आपका कंप्लीटली सेक्शन 36 यहां पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 37 बात करता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। जो व्यक्ति, जो पार्टनर बाहर जा रहा है फर्म से, ठीक है, तो क्या उसको जो फर्म कमा रही है उसमें शेयर मिलेगा? क्या बाद में उसको प्रॉफिट वहां से फर्म से मिलेगा या नहीं मिलेगा? वही एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। सी जो पार्टनर है ये फर्म के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब जो पार्टनरशिप फर्म जो ए बी बचती है, ए और बी मिलकर जो पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी बिजनेस करते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होता है, क्या इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सी को मिलेगा या नहीं बाहर जाने के बाद? इस चीज का यहां पर सेक्शन 37 बात करता है। आइए इसको समझते हैं। वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, कोई व्यक्ति इसकी डेथ हो गई है, सपोज सी कहो आप, डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर सी जो है सीज टू बी अ पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं है, तो जो सर्वाइविंग है या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जैसे कि इस केस में ए और बी, ठीक है, ए और बी क्या है? सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो उस बिजनेस को, फर्म के बिजनेस को चला रहे हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसको लेकर, और यहां पर कोई भी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। मतलब अगर मान के चलो ए बी सी है और सी बाहर जा रहा है, तो बोलेगा ना कि भैया मेरा हिसाब तो कर दो, जो पैसा मैं लेकर आया था आपके फर्म में उसका हिसाब कर दो, जो प्रॉपर्टी में लेकर आया था या हमने साथ में मिलकर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उसका हिसाब तो कर दो। बट अगर इसका हिसाब नहीं हुआ है, तो क्या फर्म सी की प्रॉपर्टी यूज कर रही है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? सी की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म यूज कर रही है कि नहीं? तो सी को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ जो फर्म काम कर रही है और कमा रही है, राइट? तो यहां पर बोला गया कि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ अकाउंट्स का, तो क्या होगा? तो जो आउटगोइंग पार्टनर है या उसकी जो स्टेट, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको वो एंटाइटल्ड है, वो हकदार है एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कब आएगा? जब उसकी डेथ हो गई है, और डेथ नहीं हुई है तो एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, जब से वो पार्टनर नहीं है। अगर व्यक्ति जिंदा है, अब पार्टनर नहीं है, तो जिस दिन से पार्टनर नहीं है उस दिन से जो भी उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया और उससे प्रॉफिट कमाया गया, उसमें से कुछ हिस्सा इसको मिलना चाहिए। और अगर अब ये नहीं है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको मिलेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। cease to be a partner as may be attributable to the use of a share of the property of the firm or to interest। देखिए एक तो वही हो गया कि उसको प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी। जो भी उसका प्रॉपर्टी में शेयर बन रहा है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा 6% का हर साल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ध्यान रखिएगा, 6% पर एनम या फिर जो भी बन रहा है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं प्रोविजो की ओर। प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एन ऑप्शन इज गिवन। अब देखो क्या होगा यहां पर, ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पर आपका जो सी है वो जा रहा है, हो सकता है यहां पर कि ऑप्शन दिया जाए सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर को कि भाई आप मेरा इंटरेस्ट खरीद लो, आप मेरा इंटरेस्ट खरीद लो तो मुझे पे कर दो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम वो प्रॉपर्टी डिसोल्यूशन तो हो नहीं रहा है कि सब कुछ बेचने लग जाए, तो हो सकता है सी बोले कि जो भी प्रॉपर्टी मेरी, जो भी उसका जितना भी अमाउंट बनता है, जो भी मेरा शेयर है वो मुझे दे दो, तो मुझे, मैं निकल जाऊंगा और आप अपना काम करते रहो, मुझे प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट बनता है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन दिया है किसको, सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर को, जैसे कि इस केस में ए और बी, कि आप परचेस कर लो मेरा इंटरेस्ट डिजीज व्यक्ति का या जो बाहर जा रहा है व्यक्ति उसका, तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने मुझे मेरा पैसा दे दिया जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट दूसरा, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो फिर एंटाइटल नहीं है, उसको कोई प्रॉफिट में से शेयर देना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी उसकी नहीं रही, आपने खरीद ली। बट इन केस ऐसा कुछ होता है कि यहां पर बात तो होती है बट जो टर्म्स हैं उनका कंप्लाई नहीं होता है, कि हाँ ए और बी ने बोला सी को कि ठीक है हम खरीद लेंगे या कुछ भी इस तरीके से, बट टर्म्स जो है कंप्लाई नहीं किए गए मटेरियली, तो क्या होगा, तो फिर वो लायबल होंगे कि उनको प्रॉफिट में से शेयर देना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। प्रोविजो में एक बार और समझा देता हूं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला तो अगर इन्होंने इंटरेस्ट खरीद लिया जो व्यक्ति जा रहा है जिसकी डेथ हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब इनको कोई प्रॉफिट में से शेयर नहीं देना पड़ेगा। बट इन केस इन्होंने बोला कि ठीक है हम खरीद लेंगे, बट नहीं खरीदा या प्रॉपर तरीके से कंप्लाई नहीं किया जो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ था, तो उस केस में फिर इनको देना पड़ेगा प्रॉफिट में से शेयर। ये है आपका सेक्शन 37। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 38 की ओर। सेक्शन 38 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। बात कर रहा है जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी अगर कोई फर्म में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंज आया। जैसे कि क्या आ सकता है, ए बी और सी पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई तो ये चेंज है, या फिर सी जो है बाहर चला गया, सीज टू बी अ पार्टनर, छोड़ दी उसने फर्म, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फर्म में चेंज हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी किसी व्यक्ति ने दी है वो हो सकता है फर्म को दी हो, या फिर फर्म जिससे डील कर रही है थर्ड पार्टी उसको दी हो, दोनों में से किसी को भी दी हो। अगर कुछ भी ऐसा चेंज आता है तो वो जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। आइए इसको रीड करते हैं। अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म, यहां पर बात करी जा रही है अ कंटिन्यूइंग गारंटी या तो फर्म को दी गई है या फिर थर्ड पार्टी को दी गई है। किस चीज से रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म, जो भी ये थर्ड पार्टी फर्म से डील कर रही है उसके संबंध में या तो फर्म को या फिर थर्ड पार्टी को कुछ गारंटी दी गई है, कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई है। तो क्या होगा, तो ये रिवोक हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज आता है तो जिस दिन चेंज आया उस दिन से आने वाले आगे फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए रिवोक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर इंप्लाइड हमको समझ में आ रहा है कि देखो जो पहले जो गारंटी दी थी उसमें जो पहले पहले जो भी इन्होंने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी वैलिड है। बट क्योंकि अब कुछ चेंज आ गया है फर्म के अंदर, सी पार्टनर नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया है, तो आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी और एबीसी फर्म के बीच में होंगे उसके बीच में अब कोई कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है, क्योंकि अब वो खत्म हो चुकी है, रिवोक हो चुकी है। ये आपका सेक्शन 38 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन दी फर्म। बट देखो वहीं पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक पढ़ने का तरीका बताता हूं एक्ट को पढ़ते कैसे। आप यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इज इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अगर एग्रीमेंट इनके बीच में हो गया है और वो कुछ और बोलता है तो हम उस एग्रीमेंट को तवज्जो देंगे, हम उसको मानेंगे, मतलब मान के चलो इनके बीच में पहले से ही ऐसा कुछ हो गया, कंटिन्यूइंग गारंटी जो व्यक्ति दे रहा है इनके बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ कि भैया अगर सी बाहर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो वैलिड रहेगी, तो वैलिड रहेगी। आई होप क्लियर होगा। इसलिए आप हर जगह देखोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये लिखा होता है इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में तो ऐसा होगा, लॉ बोलता है। बट अगर कुछ एग्रीमेंट है तो लॉ बोलता है फिर अपने हिसाब से निपट लो, हम उसमें हस्तक्षेप, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के बारे में बात करता है। देखिए अब फर्म जो है ना बहुत तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, जैसे कि बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, बाय पार्टनरशिप एट विल, अगर एट विल है तो उसे अपने कंसेंट के हिसाब से भी वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के थ्रू भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो हम यहाँ पर सारे प्रकार के डिसोल्यूशन देखने वाले हैं, किस किस तरीके से एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बेसिकली अगर जो पार्टनरशिप है
वो जो सारे पार्टनर्स हैं फर्म के, ठीक है, उनके बीच अगर डिसोल्यूशन होता है तो हम कहेंगे उसको डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सिंपल सी बात है। सेक्शन 39। देखिए डिसोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, एक पार्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, सेक्शन तक आपको एक एक सेक्शन यहां पर याद करना होगा, राइट। तो सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करता है। सेक्शन 40 बात करता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के चलते डिसोल्यूशन की बात कर रहा है कि फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है जहां पर सारे पार्टनर एग्री हो जाएं, सारे पार्टनर अपनी कंसेंट दे दें, तो यहां पर हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं उस फर्म का। या फिर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो भी जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इसको कहते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सिंपल है, समझाने जैसा यहां पर कुछ खास है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 41 बात करता है कंपलसरी डिसोल्यूशन के बारे में। कंपलसरी डिसोल्यूशन, एक फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी इन कारणों से, देखते हैं। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स वन एज इंसॉल्वेंट। मान के चलो ए, बी और सी ये एक फर्म के अंदर पार्टनर थे, ये तीनों के तीनों जो हैं इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए कोर्ट द्वारा। अब तीनों ही इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया होता है, तीनों के तीनों दिवालिया हो गए, एक फूटी कौड़ी नहीं है, कैसे ये फर्म को चलाएंगे? तो ऑटोमेटिकली जो है कंपलसरी डिसोल्यूशन, फर्म डिसॉल्व हो गई, ठीक है। या फिर मान के चलो ए, बी और सी में से ए और बी तो डिसॉल्व हो, ए और बी जो है ये इंसॉल्वेंट हो गए, बट सी बचा है सिर्फ जो कि इंसॉल्वेंट नहीं है। तो अब बताओ, पार्टनरशिप फर्म में हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ही बात करती है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है पार्टनरशिप फर्म में आते हैं। अब अकेला व्यक्ति क्या पार्टनरशिप फर्म चला पाएगा? नहीं। तो अगर सिर्फ अकेला व्यक्ति सॉल्वेंट है, बाकी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिये हो गए, तो अकेला कैसे चलाएगा? तब भी फर्म जो है क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। बी बात करता है बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on for the partners to carry on it on in partnership। कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिससे जो अब फर्म बिजनेस कर रही थी वो अनलॉफुल हो गया। एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए कि कुछ सालों बाद, जैसे हमें मालूम है आगे जाके जमाना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल से गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सरकार एकदम नियम लेके आती है कि आज से या फिर आज से एक साल बाद या अभी से कोई भी जो कंपनीज इसमें बिजनेस कर रही हैं ऐसी जो पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियों में, वो बैन है, वो करना इलीगल है। क्योंकि अब से जो भी गाड़ियां चलेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली ही चलेंगी रोड में, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ बिल सपोज करो पास कर दिया। अब जो फर्म जो है, फर्म का मेन बिजनेस ही ये जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का था, तो अब जो फर्म का बिजनेस है वो कैसा हो गया? जो फर्म का बिजनेस है वो कैसा हो गया? इलीगल हो गया। तो क्या आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं। समझ में आया? बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, क्या इवेंट हुआ है कि सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है कि जिससे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही चलेगा। अब जो डीजल या पेट्रोल से गाड़ियां चल रही थी उनका कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। तो जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया है। तो क्या करे? तो वो फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है। और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन पार्टनरशिप, उसको कर नहीं सकते तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो बड़ी अच्छी बात करता है कि वेयर मोर देन वन, अगर मान के चलो जो ये फर्म है एबीसी की, इसके बहुत सारे बिजनेस है। एक गाड़ी बनाने का है, ठीक है। एक कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ट्रक के अंदर या कुछ भी इस चीजों में। लैपटॉप का भी बिजनेस है जहां पर ये लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो देखो बाकी सारे तो रहेंगे ना, सही। अब जो एक पर्टिकुलर चीज है जो यहाँ पर जो सरकार ने इसको इलीगल किया है, ये इलीगल है, तो ये इस चीज के लिए डिसॉल्व है, बाकी तो सारे सब बढ़िया हैं। तो इन्होंने बोला कि जहां पर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर या अंडरटेकिंग कैरी कर रही है फर्म, तो अगर इलीगल एक आध हुआ है ना, एक या दो हुए हैं, तो उससे डिसोल्यूशन नहीं हो जाएगा फर्म का, ठीक है। उससे डिसोल्यूशन नहीं हो जाएगा, वो बिजनेस बंद हो जाएंगे, बट बाकी के जो बिजनेस, उसके जो लीगल बिजनेस चल रहे हैं, वो जो लॉफुल एडवेंचर अंडरटेकिंग चल रहे हैं, तो वो चलेंगे। इसलिए फर्म यहां पर डिसॉल्व नहीं होगी। आई होप क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 42 की ओर। सेक्शन 42 बात करता है, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। कुछ होने पर यहां पर डिसोल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो देखो, हमेशा मैं बोला ना आपको कि जब आप पार्टनरशिप में पढ़ोगे हर जगह लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स।
पार्टनर्स के बीच अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको आप तवज्जो ज्यादा दोगे, उसको आप ध्यान में रखते हुए एक फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। अगर मान के चलो फर्म जो है 1 साल के लिए ही हमने बनाई थी, एबीसी मिले और बोले 1 साल के लिए हम इस पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड, उसका गठन ही किस चीज के लिए हुआ है, फिक्स्ड टर्म के लिए हुआ है। अब अगर वो फिक्स टर्म जो है एक्सपायर हो गया, 1 साल खत्म हो गया, तो फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। बी, if constituted to carry out one or more adventure or undertaking by the completion thereof, ये जो है फर्म कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए आए और ये बिजनेस उन्होंने किया, वो जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया, वो कंप्लीट हो गया, तो क्या फर्म की जरूरत है, नहीं, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, सिंपल है। तीसरा, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, दो पार्टनर थे, ए और बी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, बी की डेथ हो गई, तो क्या ए अकेला रन कर पाएगा, क्या नहीं, तो डेथ हो गई पार्टनर की तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए ये लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ेंगे, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। डी बात करता है बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एंड इंस्टॉलमेंट, ए और बी थे, एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फिर अकेला कोई पार्टनर क्या पार्टनरशिप फर्म को चला पाएगा, नहीं, देन वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 42 बड़ा ही सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 43 की ओर, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप एट विल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल के बारे में। देख लेते हैं एक बार और वापस से क्या बोलता है। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल है, ठीक है, जहां पर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि आज हमारा मन किया कि इस पार्टनरशिप को बंद करना है, तो हमने एक नोटिस दे दिया सारे पार्टनर को कि हमारा जो है मानना यह है कि इसको पार्टनरशिप को बंद किया जाए, इसको डिसॉल्व किया जाए, राइट। तो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व की जा सकती है किसी भी पार्टनर द्वारा, क्या देके, नोटिस देके, लिखित में, इन राइटिंग, सारे दूसरे पार्टनर्स को उसके इंटेंशन, उसके आशय के बारे में बताएगा कि मैं चाहता हूं कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। मतलब पार्टनरशिप इज एट विल मतलब मेरी मर्जी, ठीक है। देन सेकंड जो है आपका सबसेक्शन 2 बात करता है फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व कब होगी, तो उन्होंने बोला जो डेट मेंशन की गई है उस नोटिस में, जो नोटिस इशू किया गया है, अगर उसमें कोई डेट मेंशन की गई है डेट ऑफ डिसोल्यूशन की, कि इस तारीख से हम डिसॉल्व कर देंगे अगले महीने की 1 तारीख से, तो वो तारीख को मान लिया जाएगा कि फर्म उस दिन डिसॉल्व हुई है। या फिर अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो क्या होगा, तो जिस दिन वो नोटिस कम्युनिकेट किया, जिस दिन वो नोटिस कम्युनिकेट किया सारे पार्टनर्स को, उस दिन को हम मान लेंगे कि इस दिन फर्म डिसॉल्व हो गई। आई होप क्लियर है। सेक्शन 43 पार्टनरशिप एट विल के बारे में बात करता है कि वो कब डिसॉल्व होगी, बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 44, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस एक्ट, बात करता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ही इत्मीनान से और अच्छे से पढ़ेंगे, चलिए। As at the suit of a partner, the court may dissolve a firm on any of the following grounds। मान के चलिए ए, बी और सी पार्टनर्स थे, सी केस लगाता है कोर्ट में कि भैया ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको डिसॉल्व किया जाए, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। किसने किया, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर ने सूट फाइल किया, तो कोर्ट डिसॉल्व हो जाएगा इन ग्राउंड्स पर। अब जो ये ग्राउंड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं, इनको पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, पहला, दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का, इन विच केस द सूट मे बी ब्रॉट एज वेल एज बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर हु हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड एज बाय एनी अदर पार्टनर। तो कोई और पार्टनर भी ला सकता है, और जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो गया है उस केस में सूट उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा, अगर आपने सीपीसी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है वहां पर, ठीक है। तो जो उस पार्टनर का नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो सूट लेके आ सकता है यहाँ फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, राइट। देन बी, that a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duty as partner। तो यहां पर जो व्यक्ति है वो क्या हो गया है, परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। वही हम कह सकते हैं कि किसी भी कारण से वो ऐसा हो गया है कि अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता उसकी ड्यूटी एज अ पार्टनर। जैसे कि सपोज करें अगर कोर्ट ऐसा कुछ घोषित कर देता है, या इसको सजा हो गई या कुछ भी इस तरीके से हो गया, जेल हो गई, कि अब वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता अपना ड्यूटी एज पार्टनर, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि इस केस में वो व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है, वो सूट फाइल कर देगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, जिसने केस लगाया है उसको छोड़कर कोई पार्टनर है वो क्या हो गया है, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटी एज अ पार्टनर। देन आगे बढ़ते हैं सी क्लॉज पर,
that a partner is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business regarding head to the nature of the business। कि एक कोई पार्टनर है फर्म के अंदर, या जो पार्टनर है फर्म के अंदर, वो गिल्टी है कोई कंडक्ट के लिए जो कि हार्म कर रहा है फर्म के बिजनेस को, तो भी जो दूसरा पार्टनर है वो केस लगा सकता है कि भैया इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए। कोर्ट के अपील कोर्ट को जो है वो सूट फाइल कर सकता है कि इस फर्म को जो है इसका डिसोल्यूशन किया जाए। क्यों? क्योंकि जो गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट, हो सकता है किसी केस में फंस गया या उसका जो कुछ इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहा है वो गिल्टी है किसी पर्पस के लिए, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। देन आगे बात करें डी क्लॉज की, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग विलफुली या परसिस्टेंटली कमिट करता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ब्रीच कर रहा है, ठीक है, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑफ कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, या फिर वो खुद इस तरीके से कंडक्ट कर रहा है कि वो जो प्रैक्टिकेबल है, जो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है अदर पार्टनर्स के लिए, ये नहीं है कि वो उस चीज को कर सके कंटिन्यू, कुछ इस तरीके से गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है, या उसका जो कंडक्ट है, जो आचरण है वो अलग तरीके का है, कि वो इस तरीके से कुछ इलीगल काम कर रहा है या एग्रीमेंट्स का ब्रीच कर रहा है या लॉ को मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर भी वो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आगे जाके ऐसा ना हो कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाए जिससे हमको जेल जाना पड़े, तो अभी ही इस फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो इन्होंने क्या लिखा कि अदरवाइज टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर रिलेटिंग टू द बिजनेस दैट वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है अदर पार्टनर्स के लिए कि उसके साथ बिजनेस किया जा सके इस फर्म के अंदर रह के, तो उसको डिसोल्यूशन के लिए वो कर सकते हैं। देन ई वाला, दैट अ पार्टनर has in any way transferred the whole of his interest in the firm to a third party। ए बी ये पार्टनर थे एक फर्म के अंदर, बी ने क्या किया, अपना जो शेयर है वो किसी थर्ड पार्टी को, ई को ट्रांसफर कर दिया, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या अलाउ किया उसका जो शेयर है उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, या फिर अलाउ करा उसको कहीं पर जो लैंड रेवेन्यू की जो रिकवरी के लिए उसने अपना शेयर जो है क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, अलाउड इट टू बी सोल्ड इन द रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, या कोई ड्यू था अमाउंट जिसके चलते उसने अपना शेयर जो है बेच दिया, तब भी ए जो है यहां पर फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिसोल्यूशन के लिए। आगे बात करते हैं एफ, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस, फर्म का बिजनेस लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो फिर पार्टनर जो है उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं, डिसोल्यूशन उसका किया जा सकता है, ठीक है। Then on any other ground which renders it just and equitable, then the firm should be dissolved। firm तब भी डिसॉल्व की जा सकती है, कोई भी इक्विटेबल ग्राउंड्स पर भी ऐसा किया जा सकता है, राइट। तो ये आपके ए से लेके जी तक पॉइंट थे जहां पर कोर्ट द्वारा यहाँ पर डिसोल्यूशन किया जा रहा है, फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर हमको ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है या यहाँ पर क्लॉज है या कुछ सबसेक्शन है या कोई प्रोविजो है समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 45 की ओर। सेक्शन 45 बात करता है लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो गया, फर्म डिसॉल्व हो गई, अब अगर कोई पार्टनर जो है, जो पार्टनर थे मतलब, वो अगर कोई एक्ट करते हैं तो लाइबिलिटी, दायित्व का क्या होगा, क्या तब भी वो एज अ पार्टनर सब लाइबल होंगे या नहीं, इस बारे में आपका सेक्शन 45 बात करता है। आइए देखते हैं। नॉट स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, देखिए डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, ठीक है, पार्टनर जो है कंटिन्यू टू बी लाइबल as such to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution। ये तो हमें मालूम है, इतना तो हम सर पढ़ चुके हैं कि डिसोल्यूशन के पहले कोई भी एक्ट किया गया होगा उसके लिए सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे, भले ही से डिसोल्यूशन हो जाए, डिसोल्यूशन के बाद भी लाइबल होंगे उन सारे एक्ट के लिए जब उन्होंने डिसोल्यूशन के पहले एज अ पार्टनर किए थे, या फिर किसी एक ने भी किया था तो सब लाइबल होंगे, राइट। Until public notice is given by the dissolution। ऑब्वियसली जब डिसोल्यूशन होगा एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि कोई फिर भी ऐसा ना हो कोई व्यक्ति जो है फर्म के नाम पर बिजनेस कर रहा हो, है ना, तो एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रोविजो बात करता है दैट द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टी है, या फिर जो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, या वो पार्टनर जो कि जो तीसरा व्यक्ति है जो डील कर रहा था फर्म के साथ, उसको मालूम ही नहीं था कि ये जो पार्टनर है ये पार्टनर भी है फर्म में। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वैसे ए बी सी ये पार्टनर थे,
और ई इनसे डील कर रहा था। अब ई को मालूम है कि इस फर्म में ए और बी ही पार्टनर है, सी के बारे में मालूम ही नहीं है, तो ये जो है ये लायबल नहीं होगा। तो इन्होंने बोला पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन जो डील कर रहा है फर्म से टू बी अ पार्टनर, ठीक है, रिटायर होता है फर्म से, तो वो लायबल नहीं होगा इस सेक्शन फॉर एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। जिस दिन ये पार्टनर होना सीज कर जाए, जो सी है ये सीज कर जाए पार्टनर होना, या फिर कोई व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट था वो सीज हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति जो छोड़ के चला गया, मृत्यु हो गई, जिस दिन वो सीज टू बी पार्टनर हुआ, उसके बाद अगर कोई एक्ट किया गया है तो वो लायबल नहीं होगा। मतलब समझे आप, प्रोविजो बात करता है जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, जो व्यक्ति पार्टनर्स को मालूम नहीं था कि ये फर्म का पार्टनर भी है, वो तब तक तो लायबल होंगे जब तक वो पार्टनर हैं, बट जैसे ही वो सीज हो गए पार्टनर होना, उसके बाद वो लायबल नहीं होंगे। तो सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है नोटिस कौन देगा, तो नोटिस कोई भी पार्टनर दे देगा, ठीक है। पब्लिक नोटिस की जो बात की गई है यहाँ पर, अंटिल पब्लिक नोटिस गिवन इन द डिसोल्यूशन, तो कौन देगा, मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर, कोई भी दे सकता है। ये आपका सेक्शन 45 है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 46 की ओर। राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन जब होता है तो मैं आपको बता दूं डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो डेट्स वगैरह है, जो लाइबिलिटीज वगैरह है, वो चुकाई जाती है, ठीक है। फर्म के जो भी डेट्स लाइबिलिटी हैं चुकाई जाती हैं, एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, जो भी उनका प्रोपोर्शन होगा, राइट। तो यहां पर बात की जा रही है जब फर्म डिसॉल्व हुई, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एवरी पार्टनर या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव कब, अगर किसी की डेथ हो गई तो रिप्रेजेंटेटिव, एवरी पार्टनर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है हकदार होगा, एंटाइटल्ड होगा अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स और their representative to have the property of the firm applied in the payment of debts and liabilities and to have the surplus distributed among the partners। तो भैया जो प्रॉपर्टी है फर्म की, पहले डेट्स को चुकाओ, लाइबिलिटीज को चुकाओ, उसके बाद जो अमाउंट बचा, जो सरप्लस अमाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में या उनके रिप्रेजेंटेटिव में अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, जितना भी उनका प्रोपोर्शन होगा। तो सेक्शन 46 इस बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 47 की ओर। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप। क्या अथॉरिटी होगी जब वाउंड अप हो रहा होगा, तो क्या अथॉरिटी होगी पार्टनर्स की। तो बात करता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलता है, जब फर्म डिसॉल्व हो गई, ठीक है, जो अथॉरिटी है हर पार्टनर की फर्म को बाइंड करने की, या जो अदर म्यूचुअल राइट्स या ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स के, वो कंटिन्यू रहेंगे कब तक, तो जब तक अफेयर्स बाइंड अप नहीं हो जाते फर्म के, तब तक कंटिन्यू रहेंगे। एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब देखो डिसोल्यूशन के वक्त क्या होगा, असेट्स बेची जाएंगी और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मान के चलो कुछ ट्रांजैक्शन अधूरा है, तो अगर कोई पार्टनर उसको पूरा करता है और कोई लाइबिलिटी या कुछ भी जनरेट होता है, तो क्या जो पार्टनर्स हैं ए बी सी तीनों लाइबल होंगे इस चीज के लिए कि नहीं। इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हो गया, अब सी जो है कुछ असेट बेच रहा है जिससे फर्म की लाइबिलिटी सेट ऑफ की जाए, तो यहां पर जो भी सी कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए ए बी सी भी लाइबल होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन बिगन, शुरू हो गया बट अनफिनिश्ड है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज। आई होप क्लियर है, राइट। तो भी बाइंड अप होगा, मतलब इवन डिसोल्यूशन के बाद भी हम कह सकते हैं कि पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करते हैं जब तक अफेयर्स फर्म के कंप्लीटली बाइंड अप नहीं हो जाते। प्रोविजो बात करता है, प्रोविजो पढ़िए। Okay, provided that the firm is in no case bound by the acts of a partner who had been adjudicated insolvent, firm जो है, provided that firm is in no case bound by the acts of partner, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया है उसके लिए फर्म जो है, उसके कोई भी एक्ट के लिए फर्म जो है क्या नहीं होगी, बाउंड नहीं होगी। Then but this proviso does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself या knowingly permit करता है himself to be represented as a partner of the insolvent। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी और सी भी ले लेते हैं, चलो। अब यहां पर जो सी व्यक्ति है ना, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, तो पहला प्रोविजो की जो यहां से यहां तक की लाइन है बात करती है, जो फर्म है
वो इस सी के व्यक्ति, जो सी व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, इसके एक्ट के लिए क्या नहीं होगी, बाउंड नहीं होगी। देखो क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड द फर्म इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर हु हैड बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। सी इंसॉल्वेंट है, इसके एक्ट के लिए फर्म जो है आपकी ये बाउंड नहीं होगी। बट प्रोविजो बात करता है कि अगर बी या ए में से कोई ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सी का पार्टनर है, इस इंसॉल्वेंट व्यक्ति का पार्टनर है, और कुछ वो बिजनेस वगैरह करता है, तो यहां पर ए के ऊपर लायबिलिटी रहेगी। इसकी लायबिलिटी, ए और बी की लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये लायबल रहेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 48 की ओर। बेसिकली वो एस्टॉपल वाली बात करता है, आपने एस्टॉपल पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। एस्टॉपल की बात करता है, राइट, कि आप फिर मना नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 48 बात करता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स हैं और अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली अकाउंट सेटल होंगे, राइट। तो किस तरीके से होंगे आइए देख लेते हैं। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद अब फर्म जो है अकाउंट सेटल कर रही है, तो फॉलोइंग रूल्स शैल बी ऑब्जर्व। ठीक है, देखते हैं क्या क्या। पहला, लॉसेज इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म का कुछ प्रॉफिट है, फर्म प्रॉफिट में थी, तो सबसे पहले जो लॉसेज हैं उनको पे किया जाए आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। उसके बाद अगर प्रॉफिट खत्म हो जाते हैं तो आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल एक सीक्वेंस है यहां पर, पहले प्रॉफिट, देखिए मैं साइड में लिख भी देता हूं, पहले प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट खत्म होता है तो कैपिटल, और लास्टली अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स को बोलो कि घर से लेकर आए। पार्टनर्स को इंडिविजुअली जो भी प्रोपोर्शन है उसमें, जो कि उनको शेयर प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वैसे ही उनको लॉस भी बियर करना पड़ेगा उस प्रोपोर्शन में। तो अगर पहला तो देखो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो पार्टनर्स को बोलो कि अपने प्रोपोर्शन में घर से लेकर आए, राइट। देन बी बात करता है द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहला तो असेट ऑफ द फर्म। ठीक है, कैसे कि असेट जो है फर्म के, उनको यहां पर क्या किया जाएगा, इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एंड इवन वो अमाउंट जो कि पार्टनर ने कैपिटल की डिफिशियंसीज को भरने के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसको इन तरीके से यूज किया जाएगा। कैसा, पहले तो भाई जो फर्म के डेट है उसको पे किया जाए, जो भी उधार इन्होंने लिया था, लोन लिया वगैरह था इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से, तो उसको पे किया जाए पहले, सबसे पहले। दूसरा, इन पेइंग टू ईच अदर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम दी फर्म फॉर एडवांसेस। मान के चलो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ था, तो उसको आपको पे करना है दूसरे नंबर पर। तीसरे, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल वगैरह जो पार्टनर लेके आए थे तो उसका पे ऑफ वगैरह किया जाएगा अगर पैसा है तो। फिर फोर्थ बात करता है द रेसिड्यू, बचा कुचा, इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, प्रोपोर्शन में जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्रोपोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी आफ्टर सेटिंग ऑफ द लाइबिलिटीज के बाद जो भी अमाउंट बचता है उनको एज शेयर प्रॉफिट, जो भी उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आपका सेक्शन 48 था, बात करता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स। आई होप क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 49 की ओर, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट। देखिए सिंपल सा है, ये थोड़ा वाइसे वर्सा चलता है। पहले बात करता है कि मान के चलो कोई जॉइंट डेट है, मतलब एबीसी पार्टनर है, ठीक है, जॉइंट डेट, फर्म की लायबिलिटी जॉइंट डेट है ड्यू फ्रॉम दी फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर। मतलब एबीसी तीनों के ऊपर लायबिलिटी भी आ रही है और सी के ऊपर कुछ अलग से भी लायबिलिटी है, सेपरेट डेट है इसका। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी पहले इंस्टेंस में कि भाई फर्म का पेमेंट किया जाए, फर्म का जो डेट है उसका पेमेंट किया जाए। ये क्यों, क्योंकि ये जॉइंट डेट है, तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो जॉइंट डेट में पहले जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर सरप्लस है, बचा हुआ है, तो जो पार्टनर है, जैसे सी जो पार्टनर है, इसका भी सरप्लस में कुछ अमाउंट होगा, तो फिर उस अमाउंट से उसका जो सेपरेट डेट है वो सेटिस्फाई किया जाएगा या उसको पे किया जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें यहां पर, अगर सी की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सेपरेट प्रॉपर्टी पहले इसका चुकाएगी। द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शाल ही अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ ए सेपरेट डेट, जो उसका अलग से डेट है पहले वो उसको पे करेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। और अगर सरप्लस बचता है और अगर इसको कुछ फर्म में कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि फर्म लॉस में थी, कुछ डेट है, तो फिर वो वहां पर देगा इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। आई होप क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है, वाइसे वर्सा है, राइट, वाइसे वर्सा चल रहा है। देन आगे बात करते हैं
सेक्शन 50 की पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन। आपको मालूम है, अगर देखो आप डिसोल्यूशन के पहले भी अगर पर्सनल प्रॉफिट कोई अर्न कर रहा था तो क्या करना पड़ रहा था, उसको पूरा फर्म को देना पड़ता था, पूरा प्रॉफिट जितना भी उसने कमाया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर डिसोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो प्रॉफिट कमा रहा है कोई व्यक्ति, ऑब्वियसली फर्म का नाम यूज करके या किसी भी तरीके से, तो वो भी फर्म को देना पड़ेगा। देखिए क्या बात करता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। जो प्रोविजो है 16 का है, ये वही आ गया जो हमने पढ़ा था 16 का है कि सारा प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा फर्म को। वो अप्लाई होगा इन ट्रांजैक्शन में बाय एनी सर्वाइविंग या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है कोई डिजीज पार्टनर के, उनमें, ठीक है। अंडरटेकन आफ्टर द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड बिफोर इट अफेयर्स हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप। डिसोल्यूशन तो हो गया है, अफेयर्स अभी कंप्लीटली वाउंड अप नहीं है, और इस समय कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो भैया सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा बराबरी से, राइट। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल ए बी और सी पार्टनर है, राइट। अब फर्म डिसॉल्व हुई, अब सेट ऑफ वगैरह हो रहा है, असेट्स बेचे जा रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा रहा है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच रहा है, मान के चलो। अब क्या होता है, बी और सी तो एग्जिट ले लेते हैं, बट ए बोलता है कि एक काम करो, जो भी ये इसका जो गुडविल है, इसकी फर्म की जो गुडविल है मैं खरीदता हूं, और बी और सी को ए जो है पे कर देता है, बी और सी को ए जो है पे कर देता है और गुडविल खरीद लेता है, हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो उसके बाद जो भी सरप्लस अमाउंट बचा ना, असेट को यहां पर बेचा गया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया गया, उसके बाद जो भी सरप्लस अमाउंट बचा वो सारा का सारा ए का हो जाएगा। इसको कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा फर्म को। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, गुडविल खरीद ली है, राइट। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट हिज राइट टू यूज द फर्म नेम। अगर गुडविल खरीद लिए तो फर्म का नाम यूज करके वो कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो सब कुछ उसका है। पहले तीनों का था, इसलिए फर्म में वापस देना पड़ रहा था, राइट। आई होप क्लियर होगा, ये आपका सेक्शन 50 है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है, समझ में आया? वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आप अभी तक बने हुए हैं, आपने इतना सब पढ़ा है, आपको पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका, देन प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर अपकमिंग एंड मोर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।